हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक मकरंद का पाठ दक्षिण भारत की एक झलक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य विनय मोहन शर्मा। आचार्य विनय मोहन शर्मा का जन्म 19 दिसंबर 1905 में करकवेल, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। इनका मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी था। इन्होंने साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए हैं साहित्य जगत के, हिंदी साहित्य जगत के भी। तो आज जो इनकी रचना है दक्षिण भारत की एक झलक, वो एक निबंध है जो कि इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत को निबंध का रूप दे दिया है। इसमें इन्होंने दक्षिण भारत के सुरम्य स्थानों, रीति रिवाजों और वहाँ के दृश्यों का बड़ा ही रोचक वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1953 में पहली बार उन्हें त्रिवानपुर, मतलब कि जिसको त्रावणकोर कहा जाता है, जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की एक झलक देखने को मिली। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है, रात भर मध्य प्रदेश और हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है और सवेरे बेजबाड़ा पहुंच जाती है। मतलब किस स्थान पर जा रही है वो गाड़ी? बेजबाड़ा, जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी नई दुनिया में आ गए हैं वे। वहाँ का पूरा माहौल अलग लगता है, क्योंकि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति अगर दक्षिण भारत में जाता है तो वहाँ का पूरा माहौल और वातावरण उसे अलग तरह से प्रतीत होता है, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। समुद्र की लहरों को छू छू कर बहने वाली वायु हृदय को अजीब ही उल्लास की हिलोरें देती है। समुद्र की लहरें जितनी ही आनंदित करने वाली होती है, उससे आने वाली हवा भी उतनी ही आनंदित करने वाली होती है। कृष्णा नदी के यहाँ दर्शन हो लिए उनको, जिसको कि धार्मिक पवित्रता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उसकी। आंध्र की स्त्रियाँ खुली साड़ी धारण करती है। वहाँ की स्त्रियों का परिधान उन्होंने क्या बताया है कि वहाँ की स्त्रियाँ खुली साड़ी पहनती हैं। पुरुष भी लुंगी नहीं पहनते हैं, बल्कि उत्तरवासी मतलब उत्तर भारत के लोगों की तरह ही धोती ही पहनते हैं। पीछे लांग का छोर झंडी की तरह लहराता है। जो आप धोती पहनते हैं पुरुष, उनमें पीछे एक कपड़ा लहराता हुआ सा दिखता है। वर्ण प्रायः गोर होता है, वहाँ के लोगों का रंग गोरा है। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। आंध्र में हिंदी का तुलसी कृत रामायण का बड़ा ही प्रचार है और बोलते हैं। मेरे एक सहयात्री ने सुबह उठते ही उसका पाठ करना शुरू कर दिया था। वहाँ रामायण इतनी प्रसिद्ध है। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं सदी में होने वाले वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण ही किया था और उनके ऋण को अपनी कृति में स्वीकार किया है। उन्होंने भी रामायण को फिर से लिखा है। प्रायः लोग चाय के बजाय यहाँ पर कॉफ़ी की अधिक मांग करते हैं, अधिक पसंद करते हैं और साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। इडली जो भाप में बनती है, पानी की भाप में, हम सभी जानते हैं उस भोज्य पदार्थ को, जो कि अब वो सिर्फ दक्षिण भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ न होते हुए पूरे भारत का और पूरी दुनिया का प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ हो चुका है। स्त्रियों में फूलों का बहुत अधिक चाव है, मतलब शौक होता है उनको उसका। प्रायः इनके केशों और उनकी मालाओं में वे फूल लगे होते हैं, मतलब कि वेणियाँ वहाँ के स्टेशनों पर खूब बिकती है। फूलों की जो छोटे छोटे फूलों की मालाएं, जो का गुच्छा होता है, उसे वेणी कहते हैं। महिलाएं उसे बालों में लगाती हैं। वेणियों का बहुत ज़्यादा बिक्री होती है वहाँ पर। सामान्य स्त्री का प्रसाधन श्रृंगार काल संध्या है और यहाँ पर प्रातः से ही केश सज्जा उपक्रम होने लगता है। मतलब कि माना जाता है कि मुख्य रूप से स्त्रियाँ शाम के समय तैयार होती है, लेकिन यहाँ पर स्त्रियाँ सुबह से ही तैयार हो जाती हैं, सुबह ही अपने बालों में वेणी लगा लेती हैं। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान भी बहुत ज़्यादा होता है। कुओं में पानी इतना ऊपर तक है कि किसान उसमें उतर करके ही पानी भर लेते हैं, इतना पानी है यहाँ पर। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता बहुत ज़्यादा होती है। तमिलनाडु के निवासियों में अपना नाडु यानी अपना प्रदेश, मतलब जो उनका स्थान है, उसे नाडु कहते हैं। जो उनका लोकल स्थान होता है उसे नाडु कहा जाता है। अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में वो उसको सबसे ऊपर मानते हो। फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालने में कभी नहीं पिछड़ता है। अपनी बात को बड़ी चतुराई से साध लेते हैं, मतलब वो समय के साथ अपने आप को बदल भी लेते हैं। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो हमारी गाड़ी दोपहर भर आंध्र की सीमा में दौड़ती रही। गुटूर के निकट तमिलनाडु में उसका प्रवेश हुआ। यह भाग तमिल भाषी लोगों का था, यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं। यहाँ पुरुषों की पोशाक में लुंगी, कुर्ता और आज की बुश शर्ट मतलब जो हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, उसे ही बुश शर्ट कहा जाता है। जो कि लुंगी पहनते हैं वो लोग नीचे, कुछ लोग लुंगी के ऊपर कुर्ता पहनते हैं और कुछ लोग लुंगी के ऊपर बुशर्ट पहनते हैं और रंग में श्यामता बढ़ने लगती है। स्त्रियों की वेशभूषा में विशेष अंतर नहीं होता है, पर उन्हें हरा रंग बहुत पसंद है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनता है तो उसकी खिड़की दरवाजों को हरे रंग से रंगना नहीं भूलता थे।
उनकी आंखें हरियाली को देखना बहुत ज़्यादा चाहती है। यही कारण है उनकी गृहिणियाँ हरा परिधान धारण करती है और हरे रंग के बाद लाल रंग को महत्व दिया जाता है। मतलब वहाँ के मुख्य 2 रंग माने गए हैं, हरा और लाल। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं होता है। तमिल के और आंध्र प्रदेश के भोजन मुख्य रूप से एक जैसे माने गए हैं। केले के पत्ते पर भात का ढेर, भात मतलब चावल का ढेर, उस पर रसम, दाल। अब कुछ लोग रसम और दाल को एक ही समझते हैं। दाल तो हम सभी खाते हैं जो चावल के साथ खाते हैं, वैसे दाल, और रसम जो कि बिल्कुल पानी जैसा होता है, उसमें कुछ सब्जियां या कुछ विशेष रूप से जिस चीज़ का रसम बनता है उस चीज़ की उसमें प्रधानता होती है। तरकारी मतलब सब्जी, दही, चटनी। मोर, मोर मतलब कि एक तरह से जो मट्ठा होता है उसे माना जाता है, तक्र, वो सब परोसा जाता है उनको। और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सान कर, मतलब मिला लेना आपस में, और लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है। मतलब वहाँ सारी चीज़ों को पहले केले के पत्ते पर डाल के और सबको मिला लिया जाता है और उसको ऐसे हाथ में लेके इकट्ठे बड़े बड़े से ऐसे उसके पिंड जैसे बना लिए जाते हैं, उन्हें निगला जाता है, उन्हें खाया जाता है। स्टेशनों के आहार गृहों में भी धरती पर केला पत्रों को बिछाकर पंक्ति की पंक्ति भोजन करके बिठाया जाता है। मतलब अधिकतर बैठकर भोजन करते हैं केले के पत्तों पर। अय्यर, जिसको कि ब्राह्मण कहते हैं, निरामिष भोजी होता है। मतलब निरामिष भोजन मतलब मांसाहार, मतलब वहाँ के ब्राह्मण लोगों को मांसाहार खाने की छूट है, वैसा वहाँ धर्म में माना गया है। और ब्राह्मणेतर को आमिष से परहेज नहीं है, मतलब दूसरे लोगों को भी इनसे कोई परहेज नहीं है। और उसका भी मुख्य आहार भात ही है। भात की इडली छोले के समान डोसा और उपमा चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाए जाते हैं। सुदूर दक्षिण में उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें नहीं होती है। हमारे से उत्तर भारत में तरह तरह की मिठाइयाँ होती है, वहाँ मिठाइयों की इतनी दुकान नहीं होती है। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के 1-2 हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। वहाँ पर चटपटी, खारी, खट्टी चीज़ें दक्षिण भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक होता है, परंतु वहाँ के होटलों में एक बात ये भी देखी गई है कि जब वे भात पर घी डालते हैं तो वह शुद्ध घी होता है, मतलब किसी प्रकार की मिलावट का घी नहीं होता है। होटल वालों की ये ईमानदारी बहुत ही प्रशंसा का कारण है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि होटल वाले जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो अपना फ़ायदा देखने के लिए शुद्ध चीज़ें नहीं देते हैं अपने ग्राहक को, लेकिन यह शुद्ध घी दिया जाता है। मैंने मद्रास, मदुरा, त्रिचिपल्ली, रामेश्वरम आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया है और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का स्वाद मिला है। दूध के संबंध में भी यहाँ के दुकानदार बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं। दक्षिण के स्टेशनों पर आपकी आंखों के सामने की पाल में वल्लम मिलाकर देंगे, मतलब कि पाल मतलब दूध और वल्लम मतलब पानी, दूध में पानी मिलाकर देंगे और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते हैं, हम कॉफ़ी का दूध रखते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि वे अगर वे चाहें तो ना बताएं, दूध में अगर पानी मिल भी गया तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन वो फिर भी ईमानदारी से बताते हैं कि शुद्ध दूध नहीं है, ये कॉफ़ी का दूध है, सब पानी मिला हुआ है। तमिलनाडु को लांघकर जब मैंने केरल में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने की लोकोक्ति का स्मरण हो आया। सावन के अंधे को हरा ही हरा मतलब कि मतलब जैसी इच्छा हो मतलब उससे भी अधिक मिल जाना। केरल की चंपा जमीन आबाद हरी भरी है। केरल बहुत ही हरा भरा है और चारों तरफ हरियाली है, इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को 2-2, 3-3 फसलें भी काफ़ी नहीं होती हैं। मतलब वहाँ 2-2, 3-3 फसलें होती, इतना पानी है, इतनी हरियाली है, फिर भी वो कम पड़ता है। गरीब जंगल से एक कंद को उखाड़ लाते हैं और उसे भूनकर तथा उबाल कर खाते हैं। वहाँ गरीबी के लोगों की ये हालत है। उनके साथ मछली मिला लेने पर पूरा आहार हो जाता है। केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों के जैसा ही है। नारियल का देश होने से लोग उसका विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं। उक्त पानी भी पीते हैं, उसका मतलब नारियल का पानी भी पीते हैं वो। गर्मी के दिनों में जगह जगह पर ये पानी बिकता भी है, इससे गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर यहाँ पर मिला है हमें। वहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबला हुआ कुनकुना पानी पीने का काम लाया जाता है। मतलब भोजन के अंत में जीरे को उबाल कर, पानी में जीरे को उबाल कर ऐसा कुनकुना पानी होता है जिससे कि शायद भोजन पचाने में जीरा और नमक काफ़ी मदद करता है। इसलिए उत्तर भारत में तो भोजन पचाने के लिए जीरे नमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों पर गली गली बिकता है, पर वहाँ जीरा पानी घरू आहार का एक अंग है। मतलब हमारे यहाँ तो बाजार में बिकता है ये, हम घरों में नहीं पीते हैं, वहाँ घरों में भी इस प्रकार का पानी पिया जाता है।
त्रावणकोर केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियों की पोशाकों के रंग में अंतर दिखने लगता है। वहाँ वे महाश्वेता की छवि में देखती है। महाश्वेता मतलब सफ़ेद। उन्हें तमिलनाडु स्त्री के समान हरा लाल रंग पसंद नहीं है। वे उजले रंग के वस्त्र पहनती है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ, इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम के सामूहिक जीवन को लक्ष्य में कर की गई है। यो आज महाराष्ट्र, तमिल, केरल राज्यों में के ही नहीं, समस्त देश की शहरी स्त्रियों की वेशभूषा प्राय समान ही हो जा रही है। यह हिंदी चित्रपटों का प्रभाव पड़ता है। मतलब ये यहाँ के स्थानीय गांवों और ग्रामीण दृश्यों को देखकर लेखक ने हमें बताया है वेशभूषा के बारे में। वरना अगर आज आप दक्षिण भारत में जाएं, उत्तर भारत में जाएं, पश्चिम भारत में जाएं, पूर्वी भारत में जाएं या मध्य भारत में जाएं, हमारे सिनेमा का इतना ज़्यादा चित्रपटों का, हिंदी चित्रपटों फिल्मों का इतना प्रभाव है कि सभी की वेशभूषा एक सी हो गई है। राज्यों के और भाषाओं के आधार पर वेशभूषा में हमें कोई अंतर नहीं मिलता है, लेकिन लेखक ने ये वहाँ की साधारण भाषा का ज्ञान हम तक पहुँचाने का पूरा प्रयत्न किया है। आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती है। तमिल और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी को छूता हुआ झूलता है। उसका सिर सदा खुला रहने का रिवाज धीरे धीरे उत्तर के शिक्षित घरों में बढ़ रहा है। वेशभूषा में नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही है। त्रावणकोर, कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता के रहन सहन का स्तर भी बहुत ऊंचा हो चुका है और गरीबों के घर में भी जो अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयवों से बनते हैं बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन में 10-5 नारियल, 2-4 केले, कटहल के पेड़ हमेशा दिखेंगे। इस तरह का वहाँ का वातावरण है। उत्तर के गांव जहाँ चारों ओर पुरुष से घिरे रहते हैं, वहाँ केरल के गांव गली गली स्वच्छ झलकते हैं। मतलब वहाँ स्वच्छता बहुत ज़्यादा है। वहाँ अधिकांश ग्राम बिजली से जगमगाते हैं। वहाँ बिजली भी हर घर में है। पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना, स्कूल के बिना तो गांव होता ही नहीं है। वहाँ पर हर गांव में मतलब वहाँ पर पोस्ट ऑफिस होगा, आपको छोटा दवाखाना होगा और स्कूल भी होगा। 2-4 गांव के मध्य एक हाई स्कूल जरूर मिलेगा आपको और 20-25 गाँव के बीच में कॉलेज भी जरूर मिलेगा आपको। वहाँ हिंदी का इतना अधिक प्रचार है कि गांव गांव में उसे बोलने समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं आपको। केरल में तो शिक्षित परिवारों में जहाँ कन्या को संगीत, चित्रकला और नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अब हिंदी की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं उनको। बिना हिंदी सीखे वह सुसंस्कृत नहीं समझी जाती है। विवाह के समय पिता अपनी भावी दामाद या भावी समधी से कहता है कि संगीत, चित्रकला के अलावा मेरी लड़की हिंदी भी जानती है। मतलब ये एक विशेषता है, विशिष्ट उपलब्धि मानी जा रही है हिंदी भाषा का ज्ञान। आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितने गौरव की भाषा है, जो दूर दूर एक आपको गौरव, एक तरह की उपलब्धि दिला रही है। त्रावणकोर विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट में लगभग 6000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के लिए हिंदी कई वर्षों से अनिवार्य बनी हुई है कि हिंदी का पेपर आपको देना अनिवार्य है। ये एक तरह से हमारी हिंदी भाषा की उपलब्धि को दर्शाता है, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा की उपलब्धि को दर्शाता है। अभी तक की हमने यात्रा में बहुत तरह तरह के भिन्न भिन्न रंग दक्षिण भारत के यहाँ पर लेखक की नज़रों से देखे हैं हमने, और आगे भी हमें अभी दक्षिण भारत की यात्रा को जारी रखना है, जिसे हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।